हेलो वेलकम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। यस, आज हम बात करने वाले अपने 12th पॉलिटिकल साइंस के बुक हैं स्वतंत्र भारत की राजनीति। इसके अंदर अब पार्ट 2 को पार्ट 2 यानी कहने का मतलब चैप्टर 2 यहाँ पर हम देखने वाले हैं, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर था उसके 2 पार्ट बन चुके हैं ऑलरेडी और वो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। यस, एक दल के प्रभुत्व का दौर। आपको पता होगा भारत जब आज़ाद हुआ था, आप सभी को ये चीज़ें पता होगी, भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए काफ़ी कशमकश की थी, काफ़ी जद्दोजहद हुई थी। तो यस, हम वही बात कर रहे हैं कि भारत की आज़ादी के बाद एक राष्ट्र निर्माण के समय 3 चुनौतियाँ थी, जो आपको मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि भारत को देश में एकता स्थापित करनी थी। दूसरी थी लोकतंत्र काबिल करना, मतलब लोकतंत्र स्थापित करना, कायम करना। और तीसरी समस्या या तीसरी चुनौती थी भारत के सामने, वो थी विकास। तो एकता के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब आज इस चैप्टर में हम पढ़ रहे एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसके साथ हम लोकतंत्र का भी जिक्र करेंगे कि भाई लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई भारत में, लोकतंत्र की स्थापना, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, ये तीनों चुनौतियाँ थी भारत की आज़ादी के बाद एक राष्ट्र निर्माण के समक्ष। ये चुनौतियाँ थी बहुत बड़ी। तो हमने एक इसको देख लिया है फर्स्ट चैप्टर में क्लियरली। है बात करते 2 लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार से हुई और धीरे धीरे इसमें एक लोकतंत्र में, मतलब इस लोकतंत्र में एक ही दल का प्रभुत्व कैसे कायम हुआ। और फिर आने वाले वीडियो में विकास के बारे में भी जरूर देखेंगे। तो बात करते हैं कि जस्ट आपको जैसे भी थोड़ा सा मैंने बता ही दिया है कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक दल के प्रभुत्व। इससे अंतर्गत हम बात करते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई, फिर मैं आपको बताने जाऊंगा कि एक दल के प्रभुत्व का दौर। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत की आज़ादी के बाद जो पहला जो चुनाव हुआ था, जिसको हम कहते हैं पहला आम चुनाव 1952 से लेकर 1967 तक 3 आम चुनाव तक, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों आम चुनाव तक भारत की राजनीति के अंतर्गत, भारत के राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीति के ऊपर सिर्फ एक ही दल का राज था और वो दल था कांग्रेस। कौन था? कांग्रेस। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें कांग्रेस की। ओके, ये नाम, यस, कांग्रेस। तो जब बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर एक प्रभुत्व दल, लोकतंत्र की स्थापना के बाद भारत में एक ही दल का प्रभुत्व का दौर रहा था, किस प्रकार रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात है ना कि भाई एक दल के प्रभुत्व का दौर मतलब 1952 से 67 तक का जो अपना दौर है, तीनों आम चुनाव में सिर्फ एक ही पार्टी ने अपनी सत्ता कायम रखी थी, दूसरी तो आज पार्टी नहीं भटकी थी, कांग्रेस थी। तो ये हम आगे पढ़ने वाले। जस्ट आपको हम इससे पहले बता रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार से हुई, क्योंकि आज हमें ये लोकतंत्र इजी लग रहा है। क्या लग रहा है? इजी, बट उस समय काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो शुरुआती पॉइंट है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। ओके, तो यहाँ पर एक ही है तो हम इसे बहुवचन नहीं बनाएंगे, चुनौती लिखेंगे सीधा। ओके, अब देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, लोकतंत्र पहले के टाइम पे जब आज़ाद हुआ भारत, उस समय जब चर्चा चल रही थी, तो आप सभी को पता होगा, यस, आप सभी को पता होगा। आप जुड़े हैं तो लाइक, शेयर और बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा। बात करते हैं जब उस समय का एक दौर था, उस समय ये कहा जाता कि लोकतंत्र गरीब या अशिक्षित देशों में इम्पॉसिबल है। लोकतंत्र उस समय ये कहा जाता था कि भाई लोकतंत्र उन्हीं देशों में सफल होता है जो देश या तो सक्षम है, विकसित, समृद्ध है और एजुकेशन है। और भारत उस कंडीशन में न तो शिक्षित पूरा था, न पूरी तरह से वेल्थ था। देन उस कंडीशन में भी भारत में लोकतंत्र लाने के लिए देश के नेताओं ने कमर कस ली थी, क्योंकि लोकतंत्र की जो एक प्रेरणा है वह हमें आंदोलन के दौरान मिली थी। जिस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन की ये जो लड़ाई लड़ी थी, ये जो आज़ादी के लिए जो प्रयास थे, उसी दौरान ये क्लियर हो चुका था कि भाई हमें लोकतंत्र ही चाहिए। अब यहाँ पर ये ठीक है कि चाहिए, लेकिन समस्या ये थी कि लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा। देश के लिए भी बहुत ही मुश्किल के दौर से गुजर रहा था। एक जगह था देश को एकजुट बनाए रखना था, देश को मजबूत बनाए रखना था, ठीक है ना, और दूसरी जगह कह रहे कि लोकतंत्र अपनाइए, मतलब बहुत मुसीबत होती है। क्योंकि अभी जस्ट हमने क्या बात करी, हमने जस्ट अभी आपको ये बताया है कि लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है, वो होता है एजुकेशन। क्या होता है? एजुकेशन एंड वहाँ पर मनी, रोजगार है वो उपलब्ध होना चाहिए, बट ये तो था नहीं।
तो फिर भारत की ये लोकतंत्र की गाड़ी कैसे पटरी पे चले? ये एक अपने आप में बहुत बड़ी कहते हैं ना कि एक चैलेंज जो है था, और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए भारत ने काफ़ी परिस्थितियों को काफ़ी कहने का मतलब काफ़ी समस्याओं के सामना किया है, तब जाके ये सफलताएं मिली है। हम यहाँ पर अगर बात करें तो भारत की राजनीति के लोकतंत्र स्थापित करने के दौरान जो चुनौतियाँ थी उसका सामना करने के लिए नेताओं ने सिर्फ यही रास्ता सुना कि हमें भाई लोकतंत्र ही चाहिए। क्या चाहिए? लोकतंत्र। ओके देन अब बात करते लोकतंत्र चाहिए, तो उस कंडीशन में भारत या कहीं पे भी लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की स्थापना, चुनाव वगैरह ये प्रक्रिया के लिए एक व्यवस्थित चुनाव आयोग, ठीक है ना, इसके अंतर्गत एक संवैधानिक प्रणाली या एक चुनाव कराने वाली संस्था का होना जरूरी है। तो फिर आप सभी को ये पता होगा कि लोकतंत्र स्थापित करना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और बात करते भारत में लोकतंत्र लाने के दौरान अगर बात करें तो भारत के लिए एक संविधान होना था, तो भी भारतीय संविधान को भी बनाया गया। आप सभी को पता होगा भारतीय संविधान है 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बन गया था। और जैसा कि अगर आपको बता दिया जाए तो इसकी जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी वो हुई थी 24 जनवरी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को इस दिन अंतिम बैठक हुई थी, और संविधान सभा पर जितने भी लोग थे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ये वो डेट है जिस दिन संविधान बना, ये वो डेट है जिस दिन संविधान सभा पर संविधान के जो मेंबर थे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, और ये वो दिन है जिस दिन संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। ओके, ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर रख दी है, तो इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा। अब ये तो है अपनी देश को आज़ाद होने के बाद संविधान बना था, और संविधान बन भी गया था। अब इसके लिए संविधान पूरी तरह से लोकतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित संविधान था। इसमें पूरी व्यवस्था की थी किस तरह से लोकतंत्र, किस प्रकार से हर एक प्रशासनिक व्यवस्था है वो कार्य करेगी, ये पूरा का पूरा सिस्टम था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि चुनाव यानी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग की जरूरत थी। तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? चुनाव आयोग, भारत के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई 1950। डेट पूछा जाए ये मार्च के आसपास रहता है। और प्रथम चुनाव आयुक्त, क्योंकि इस चुनाव आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं आता है, सुकुमार सेन। इनके देख रेख और इन्हीं की गाइडलाइन में प्रथम चुनाव ये कार्यकारिणी और प्रथम चुनाव है वो सफलता की ओर बढ़ा था। ओके देन ये कुछ बेसिक आंकड़े हैं जो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम आगे जब पढ़ रहे हैं पहले तो ये देख रहे हैं कि लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ था। ये चीज़ें आपको सबसे पहले मतलब कहते हैं ना कि दिमाग में ये होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि पहला चुनाव जब होने वाला था उस दौरान जब सभी को मताधिकार देना था। देखो एक चीज़ ये भी है, जब हम भारत में सभी को, भारत के सभी जो जनता थी उन सभी को मताधिकार दिया जाना था, क्योंकि आप जिस समय हम मताधिकार दे रहे थे उस समय यूरोप के काफ़ी सारे देशों में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार था ही नहीं, यानी महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। उस कंडीशन में भारत ने बिना किसी भेदभाव के सिर्फ वयस्क होने पर सीधे मत देने का अधिकार दिया गया था। तो इसी को कहते हैं हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये अपने आप में बहुत बड़ी अनूठी मिसाल थी कि भारत ने किसी भी तरह की कन्फ्यूजन को दूर रखते हुए सीधे तौर पर वयस्क मताधिकार लागू किया कि भारत के वह नागरिक जो वयस्क है वह लोकतंत्र में वोट देने के हकदार हैं। तो इस तरह से वयस्क मताधिकार दिया गया। तो उस कंडीशन में सबको वोटिंग अधिकार मतलब वोटिंग है वो उपलब्ध करवाना था, मतदाता सूचियाँ वो तैयार करवानी थी। तो फर्स्ट हमने ये माना कि भारत के लिए चुनाव करवाना है, तो डेट डिसाइड कर दी कि भाई 1950-51 के आसपास पहला चुनाव करवा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि चुनाव आयोग की स्थापना हो गई थी। तो
भारत वैसे जनसंख्या में बहुत बड़ा था, आप सभी को पता है, बहुत बड़ी जनसंख्या थी। उस कंडीशन में सभी को मताधिकार देने की भी व्यवस्था करी। उस समय जब पहली मतदाता सूची बना दी गई, उसमें लगभग देश के 40 लाख लोग ही जुड़ पाए। कितने लोग जुड़ पाए? 40 लाख लोग ही जुड़ पाए, जिसमें काफ़ी सारी महिलाओं का नाम आया ही नहीं, या किसी का आया तो डबल आया। डबल मतलब जैसे एक परिवार की बेटी है तो उसे लेगा कि फलाना की बेटी, और वह दूसरे के मतलब शादी होगी तो वहाँ भी उसका नाम जुड़ गया, तिलाने की बीवी। तो इस तरह फलाना और तिलाना मतलब यहाँ पर एक महिला का या तो 2 बार नाम हो रहा है या किसी का नाम ऐड ही नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए, यानी शुरुआत में सिर्फ 40 लाख मेंबर ही जुड़ पाए, तो ये बहुत बड़ी विडंबना थी। क्योंकि जब मतगणना और मतदाता तैयार की गई, उस समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे। कितने थे? 17 करोड़ मतदाता। तो इस कंडीशन में चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, ये आंकड़े बिल्कुल गलत है। हम इस आंकड़ों के आधार पर, आधे अधूरे आंकड़ों के आधार पर मतदान या लोकतंत्र की कार्यक्रम नहीं चला सकते। ये उस समय मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था, क्योंकि आज एक चुनाव करवाते तो सरकार को नानी याद आ जाती है, लेकिन वहाँ पर तो शुरुआत ही करनी थी। वोटाधिकार और मतदाता सूची वगैरह सब कुछ तैयार करना था, तो आप मान लीजिए कितनी प्रॉब्लम थी। तो उस समय 17 करोड़ मतदाता थे और उन्हें मताधिकार प्रदान करना था। और अगर देखा जाए तो शुरुआत में अगर बता दिया जाए, मैं कुछ एक आंकड़े यहाँ पे और लिखना चाहूँगा कि 17 करोड़ तो मतदाता थे, ठीक है, और जिनका इलेक्शन करवाना था उसकी अगर बात करें तो आपको सिंपली यहाँ पर बता दिया जाए कि 3200 तो अकेले विधायक थे। विधायक जो राज्य के अंदर एमएलए बनते, ओके, और मतलब इनका निर्वाचन होना था। इसके अलावा बात करें तो शुरुआत में 489 सांसद जिनका इलेक्शन होना था। तो इस अकॉर्डिंग देश के लिए पहला जो चुनाव था बहुत ही डिफिकल्ट था, और ऐसे प्रथम आम चुनाव को कंप्लीट यानी पहला चुनाव करवाने के लिए ये समस्याओं से गुजरना पड़ा था। और पहले चुनाव को सफल करने के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग ने 3 लाख अधिकारियों की भर्ती की। कितने अधिकारियों की भर्ती की? 3 लाख अधिकारियों की। क्यों? क्योंकि जब इतने बड़े देश का चुनाव करवाना है, इतने सांसद चुनाव करने हैं, सभी को मताधिकार देना है, तो इस वजह पर ये बहुत ज़्यादा टिपिकल काम होने वाला था। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक मुसीबत आज है, अगर उसको हम भाग के खड़े हुए तो दोबारा वापस वही मुसीबत आएगी, हमें उसे लड़ना होगा, ठीक है ना, राइट टू फाइट। तो ये वाली चीज़ थी यहाँ पर। तो इसके लिए काम बेमिसाल था, लेकिन फिर भी इस काम को किया। तो ये अपने आप में बड़ी मतलब प्रॉब्लम होते हुए भी इसका प्रयोग किया गया, और ये बिल्कुल आने वाले समय में सभी के लिए एक बहुत ही कहते हैं ना कि चैलेंजेज होने वाला था कि इतना खतरनाक काम और कैसे किया होगा। देखो मैं कुछ एक आंकड़े और बताऊंगा, यहाँ तक आपको जो समझा दिया है, जो मैं यहाँ पर आपके सामने इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, वो नोट्स की तरह है, उसको आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइएगा, ठीक है, नीचे लिखते जाइएगा। जो इधर इधर मैं लिख तो रहा हूँ, बट आपको ये सही से लिखना है ताकि कंफ्यूजन ना होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, जैसे ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या सिस्टम रखा गया? वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी बिना किसी भेदभाव के भारत के उस समय के निर्माताओं ने, उस समय के संचालक नेताओं ने सभी को मताधिकार दिया था। और उस समय ये कहा गया कि आने वाली पीढ़ियाँ, किसी ने आलोचना करी क्योंकि उस समय यूरोप में भी मताधिकार नहीं था बराबर, तो उस समय आलोचना की काफ़ी लोगों ने कि भाई भारत ये जो लोकतंत्र का जुआ कर रहा है, जुआ खेल रहा है, वह आने वाले समय में उसकी पीढ़ी कहेगी क्या गलत काम किया था जो आज तक पछता रहे हैं। मतलब ये जुआ है, ये ऐसा जुआ भारत खेलने जा रहा है जो शायद हार जाएगा। काफ़ी देखो आलोचक तो होते ना, आलोचना करते हैं। तो अगर आपको बता दिया जाए तो उस समय के एक हिंदू संपादक था, हिंदुस्तानी संपादक जो समाचार पत्र था, उस संपादक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है, इतिहास का सबसे
बड़ा जुआ है। कौन सा जुआ? कि एक साथ पूरी भीड़ को बिना नॉलेज, बिना पैसे के सभी को मताधिकार देकर एक लोकतंत्र को कायम करने जा रहे हैं। यानी हिंदुस्तानी संपादक ने कह दिया कि ये तो एक जुआ है जो भारत कर रहा है और इस जुए में भारत हार सकता है। इसी तरह ऑर्गेनाइज नाम की एक पत्रिका के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू को ये तक कह दिया था कि ये इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, आने वाली पीढ़ियाँ वो ये देखे कि वास्तव में किस प्रकार सार्वभौमिक मताधिकार है वो असफल हुआ था। तो ये काफ़ी मतलब एक सिस्टमेटिक काम करने की जो वजह थी, लेकिन इसके पहले काफ़ी चैलेंज थे। यानी यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दुनिया भी उसे याद रखती है जो चैलेंज से लड़ता है। हर कोई काम जो कर रहा है सिंपल कर रहे हैं तो दुनिया में वो कोई नया काम नहीं है। हर कोई करते आए, करते गए और करते चले जाएंगे। दुनिया उसे याद रखती है जो काम होता है असंभव। दुनिया उसे ही याद रखती है जो काबिले तारीफ होता है, जो इनोवेटिव होता है। देन भारत ने लोकतंत्र स्थापित करके अपने आप में एक इनोवेटिव और एक बहुत ही कहते हैं ना कि साहस भरा काम किया था। और इसको आज हम खुद पढ़ रहे, याद रखें कि बहुत ही बड़ी चैलेंज को इस समय दुनिया के सामने भारत ने फेस की थी। अब बात करते हैं, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि लोकतंत्र स्थापित करने में अपने आप में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और कुछ इसके मैंने कुछ थ्योरीज हैं आपको मैंने यहाँ पर समझाई है। अब बात करें कि जो लोकतंत्र के लिए भी ये चुनाव होने थे, ठीक है ना, और ये वादा किया गया था कि भाई चुनाव 1951 में हो जाएंगे, लेकिन जो तैयारी देखी गई, इतनी बड़ी पॉपुलेशन देखी गई, तो चुनाव है वो नहीं हुए। ओके, तो फिर बाद में चुनाव को आगे टाल दिया गया और अक्टूबर चुनाव 1951 के अक्टूबर से ये जो चुनाव हैं वो चले 1952 के फरवरी तक। 1952 फरवरी लगभग बात करें, ये 6 माह के आसपास का, थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन 6 माह का ये जो समय था, 6 महीनों के अंदर भारत के लोकतंत्र का चुनाव हुआ। भारत के लोकतंत्र का चुनाव हुआ। तो इस तरह से 1951 से 52 तक ये चुनाव चला, 6 महीने तक। इसलिए ज़्यादातर भारत का प्रथम चुनाव 1952 ही कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी और लोकतंत्र का ये जो पहला ही कार्य सफल हुआ। और जो लोग भारत की आलोचना, लोकतंत्र की आलोचना करने वाले जी थे, उनके सामने एक बड़ा थप्पड़ पड़ा उनके गाल पे। कैसे कि इतना बड़ा कार्य करके भारत ने दिखाया जिसमें बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं थी गलत होने की, यानी गलत होने की 100% गुंजाइश थी, लेकिन जो काम किया उसमें गलत कोई हुआ ही नहीं। यानी पूरी तरह से नीट एंड क्लीन भारत की जीत हुई और जो उसके आलोचक थे वो देखते ही रह गए, क्या भारत था और क्या कर दिया भारत ने। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि जब चुनाव करवाया जा रहा था तो उस समय ये देखा गया था कि लगभग 17 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से मात्र 15% लोग की एजुकेशन है। तो ये प्रॉब्लम, ये तो बड़ी समस्या तो थी, लेकिन कहते ना कि जो समस्या से लड़ता है वो सिकंदर कहलाता है। तो बिल्कुल ये भारत ने किया, बिल्कुल जो अभी जुड़े हैं लाइक शेयर करते जाइएगा। ओके, हम बात करते हैं आगे, जैसे ही आप ये समझ गए। अब बात करते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब पहले 3 चुनावों में जो कांग्रेस का प्रभुत्व था उसके बारे में देखते हैं। वीडियो में कुछ डिटेल है, वो बहुत डिटेल के साथ, यानी जो इम्पोर्टेंट डिटेल है वो बहुत ही आराम से मैं आपके साथ यहाँ पे बता रहा हूँ। इसलिए वीडियो भले ही 5-10 मिनट बड़ा हो जाए, बट आपको यहाँ से एक एक चीज़ को समझ लेना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपना मोस्ट सेकेंड पॉइंट पे हम बड़े हैं और जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व का मतलब राज, या हम कहें सर्वोच्चता। ओके, यानी पहले 3 आम चुनाव मतलब आज देखा आपको बताया ना कि भाई पहला आम चुनाव 1952 से 5 साल का होता है, 1957। दूसरा आम चुनाव 1957 से 1962 हो गया और तीसरा आम चुनाव 1962 से 1967 तक। तो इन तीनों ही आम चुनाव में सिर्फ कांग्रेस ही वन एंड ओनली पार्टी थी जो हर बार चुनाव में जीतती रही।
तो इसका रीज़न तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि कांग्रेस या पहले से एक पॉपुलर पार्टी थी। आप जानते हैं आज़ादी की जो लड़ाई थी उस समय कांग्रेस अस्तित्व में आई थी, और कांग्रेस के अंदर जो नेता थे वो पहले से पॉपुलर थे। उन्होंने देश के अंतर्गत आज़ादी के लिए जो सहयोग किया था, देश के लिए जो बेमिसाल कार्य कांग्रेस ने किया था, जहाँ जिस हद तक है, तो इस अकॉर्डिंग कांग्रेस भारत के हर एक क्षेत्र तक अपनी पहचान बना चुकी थी। और जब आज़ाद भारत हुआ तब लोकतंत्र की स्थापना की शुरुआत हुई और चुनाव हुए। तो अब चुनाव होता है, उसमें तो राजनीतिक पार्टी ही चुनाव में भाग लेती है। तो कांग्रेस तो पहले से वेल नो पॉपुलर पार्टी थी, और बाकी तो पार्टियां आज़ाद होने के बाद धीरे धीरे बनी थी। तो अब ये तो आप समझ में आ रहा है ना, एक पार्टी जो है उसका लेवल यहाँ पर है, और दूसरी पार्टी ये वो छोटी मोटी पार्टी है, ये पार्टियां हैं छोटी मोटी पार्टियां। अब इस कंडीशन में ये पहले से प्रसिद्ध पॉपुलर और हर वर्ग की पहचानी हुई पार्टी थी। हर वर्ग जानते किसको वोट देना चाहिए, कांग्रेस को देना। क्यों? क्योंकि गांधी जी, नेहरू जी, फलाने जो पॉपुलर व्यक्ति वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से ये इसके आसपास में नहीं थी कांग्रेस, जबकि कांग्रेस इतनी ऊपर एक बड़ी लेवल की पार्टी थी, क्योंकि उसे कांग्रेस को आज़ादी की विरासत मिली थी। क्या मिली थी? आज़ादी की विरासत। तो इस वजह से कांग्रेस तीनों ही आम चुनाव में सर्वोच्च रही थी, उसके विपक्ष में भी कोई नहीं था। तो अब मैं यही आपको बताने जा रहा हूं कि भारत के तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस को वर्चस्व हुआ, उसको आंकड़ों में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपको पहले बताऊं, ठीक है, कुल सीटें, हम लोकसभा की बात करते हैं कि भाई लोकसभा में जो सीटें थी वहीं से डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर मैं आम चुनाव की बात करूं, जो पहला अपना चुनाव 1952-57 में हुआ था, उस समय जो लोकसभा की जो सीटें थी, पहले चुनाव में लोकसभा की कुल सीटें थी 489, ठीक है ना। और प्राप्त कितनी हुई? ओके, तो 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ था भारत में, और अकेली कांग्रेस ने उस समय 366 सीटें प्राप्त की थी। फिर दूसरा आम चुनाव हुआ जिसमें लोकसभा की सीटों में बदलाव हुआ, 494। उस समय लोकसभा ने जो सीटें जीती 371 जीती। तीसरा आम चुनाव हुआ जिसमें भी लोकसभा की सीटें 474, और इसमें लोकसभा ने अपनी चुनाव में सीटें जीती, लोकसभा में चुनाव मतलब कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में सीटें जीती 361। इस तरह से देखा जाए तो हर बार कांग्रेस बहुमत से काफ़ी ज़्यादा और एकाधिकार, यानी कोई और पार्टी है वो आस पास भी न बढ़ के भारत के लोकतंत्र में वो पार्टी जो सबसे सर्वोच्च है, ज़्यादा सीटें जीत जाती है, बहुत ज़्यादा, उसे कहते हैं एकाधिकार। यानी तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व था। क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर बता दूँ कि टोटल एक आंकड़ा लेता हूँ कि भाई 490 सीटें का आंकड़ा, आपको 50% बता रहा हूँ कि कौन कितनी सीटें, तो सरकार वही बनाता है जो 50% प्लस 1 सीटें होती है। जैसे कि इसका आंकड़ा ले लूँ तो 246, जिसके पास 246 उस समय सीटें हो वो सरकार बनाएगा। ओके, यहाँ पर तो देख लीजिए बहुत एडवांस सीटें, और उस समय तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस विजय हुई थी, और ये फर्स्ट नंबर वाली पार्टी थी। जो सेकंड नंबर पर जो थी, यहाँ पर तो कांग्रेस का मैंने आपको बता दिया। ओके, सेकंड नंबर पर जो पार्टी थी वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसे प्रथम आम चुनाव में मात्र कितनी सीटें मिली थी? 16 सीटें मिली थी। कितनी सीटें मिली थी? 16। अब देखिए कहाँ 364, 71, 61 और कहाँ 16 सीटें, जबकि ये कम्युनिस्ट पार्टी और सेकंड नंबर पार्टी थी, और सेकंड नंबर होते हुए भी कितनी सीटें मिली थी? 16, जबकि फर्स्ट नंबर पे कितनी थी? 364। यानी कितना फर्क था। तो इस तरह से तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस के सामने एक भी विरोधी दल नहीं था, बिल्कुल भी उसको टक्कर लेने वाली कोई पार्टी नहीं थी। इस तरह से ये पार्टी एक सर्वोच्चता के रूप में काबिल हुई थी। तो तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस ने अपना वर्चस्व जाहिर रखा। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कि 1957 की अगर मैं बात करूं, वैसे तो देखा जाए केंद्र में तो कांग्रेस का राज था, और राज्य की विधानसभाओं में भी कांग्रेस पार्टी ही वर्चस्व थी, उसका ही अधिकार थी। मोस्ट ऑफ या लगभग भारत के राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी तीनों ही आम चुनाव में।
ठीक है, ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ एक राज्य ऐसा था, ये आप नोट कर लीजिएगा, चलो मैं ऊपर लिखवा देता हूँ। भारत का एक राज्य जो ऐसा था उस समय, जिसको जहाँ पर 1957 के अंदर यानी सेकेंड जो चुनाव हुआ था विधानसभा का राज्यों में, वहाँ पर सिर्फ पहली बार एक वो राज्य था जहाँ पर कांग्रेस को सीटें मिली ही नहीं। कांग्रेस हार गया, वहाँ पे कांग्रेस बहुमत में आ नहीं पाया, और वह मैं आपको बताऊंगा त्रावणकोर। और ये त्रावणकोर जो इलाका है, ध्यान रखिएगा, ये उस समय त्रावणकोर कोचिन में, और वो ये इलाका वर्तमान में कहलाता है केरल। वर्तमान में ये इलाका क्या कहलाता, त्रावणकोर कोचिन, ये क्या कहलाता, केरल। यहाँ पर कांग्रेस है वो हार गई थी। तो ये अपवाद है, तीनों आम चुनाव में कांग्रेस का ही राज था, भले वो सेंटर में हो या राज्य में हो, ओके। बट सिर्फ एक अपवाद है, वो ये कि सिर्फ केरल ही एक ऐसा राज्य था जहाँ पर 1957 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। लगभग ऑलमोस्ट बाकी जगह कांग्रेस की थी, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी थी, विश्व में फर्स्ट बार एक पार्टी जो यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में साबित हो गई थी, वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ओके। तो 1957 में सिर्फ केरल की ही बात करें तो केरल में ही कम्युनिस्ट पार्टी की, ये विश्व में भी पहला मौका था जब कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाली पार्टी ने सरकार बनाई थी। बनाई कब, केरल में कब बनाई थी अगर ऐसा पूछा जाए तो ये 1957 में। बार बार मैंने देखो यार टिक करके कहा है, 1957 में सिर्फ केरल में ही कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी बनी थी, यानी हम कहेंगे गैर कांग्रेसी सरकार। क्या कहेंगे, गैर कांग्रेसी, क्योंकि कांग्रेस नहीं मतलब गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। यहाँ तक चीज़ें आपको डिटेली समझ में आ गई होगी। अब बात करें कि यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस का वर्चस्व था, कांग्रेस की छत्रछाया थी, क्योंकि पहले आम चुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस ने कुल सीटों की बात करूँ, कुल सीटों पर लगभग 74% सीटें प्राप्त की थी। पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने 1/3, अगर देखा जाए ना तो 1/3 मतलब जैसे 3 टुकड़े होते हैं, ठीक है, 3 टुकड़े, तो इधर भी कांग्रेस और 4 टुकड़े कर देते हैं, चलो इधर भी कांग्रेस और इधर कोई और मिक्स पार्टी होगी, ये कह सकते हैं। यानी तीनों जगह, या फिर मैं एक के 3 टुकड़े कर दूं यहाँ पे समझाने के लिए, एक्सप्लेन के लिए। तो देखिए जैसे 3 टुकड़े, तो इधर भी कांग्रेस, इधर भी कांग्रेस, इधर अलग थी, मतलब 1/3 थोड़ा आंकड़ों, चलो आंकड़ा ये याद रखिए, ये याद रखिए 3/4, यानी भारत के जैसे देखिए 100 में से 74 यानी 75 के आसपास, यानी पौना 1 कहें तो उसमें सिर्फ कांग्रेस का राज था। किसका राज था, कांग्रेस का। ये समझ गए ना, थोड़ा अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ से आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि कांग्रेस अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी थी, और इस पार्टी के जीतने का रीज़न था कि ये पहले से एक प्रसिद्ध और पॉपुलर पार्टी थी। इसके जीतने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न था। और उस समय भारत में जीत का समीकरण का क्या था कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा, यानी सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। सर्वाधिक वोट पाए जाने वाले की जीत, यानी कहने का मतलब है कि भाई एक जगह 100 है, और 100 में से वापस याद ने खड़े हुए, किसको 40 मिली, किसको 20 मिली, किसको 10 मिली, ठीक है ना, और या किसी को 30 सीटें मिली। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन जीतेगा, चुनाव में कौन जीता, जिसको वोट मिले सबसे ज़्यादा, इसको। अब देखो 100 में से सिर्फ 40 लोग ही इसको पसंद कर रहे, फिर भी ये जीतेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कौन सी नीति है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। तो इस प्रकार से पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने अपनी जीत, दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस ने अपनी जीत प्राप्त की। इस तरह से कांग्रेस ने अपना वर्चस्व कायम रखा।
तो अब हम बात करें कि कांग्रेस की इस प्रभुत्व की प्रकृति का राज क्या था एग्जाम में आने लायक। लास्ट पॉइंट है, इसके बाद इसके आगे वाला हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ से डियर आपको जो मैंने बताया वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। वो चीज़ें आपकी इसलिए समझ में जानना ज़रूरी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना साथ साथ में आप नोट करते जाइएगा, साथ साथ में आप क्या करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपकी ये जो मेरी क्लास यानी आप यहाँ पे बैठे हैं और आपकी ये जो क्लास है उसमें आप जो भी पढ़ रहे हैं वो याद हो जाए। क्या हो जाए, याद हो जाए। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। यस, प्रभुत्व यानी राज। कांग्रेस का पूरे देश में प्रभुत्व था, राज था। तो इसका नेचर क्या था, किस प्रकार से ये काम करती थी कि तीनों ही आम चुनाव में अपना लोहा मना लिया, अपनी प्रकृति अपना प्रभाव जमाते गए। यस, आप नोट कर रहे हैं ना, बिल्कुल मस्त होंगे, तस्त होंगे, तो बिल्कुल आप इसको नोट भी करते जाइएगा। तो देखिए, अगर आपको बताएं तो ये भारत ही एक पहला देश नहीं है जहाँ पर कुछ समय कुछ दौर के अंतर्गत सिर्फ एक ही पार्टी ने राज किया हो। ऐसे बहुत सारे देश हैं या बहुत अलग अलग देशों में बहुत समय ऐसा हुआ है कि किसी एक ही पार्टी का प्रभुत्व राज रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में ये होता है कि हर पार्टी को एक अवसर मिल ही जाता है, बट कुछ टाइम के लिए ऐसा देश में माहौल बन जाता है कि एक ही पार्टी राज कर पाती है। तो सिंपली देखो, पहले तो मैं ये बताऊं कि कुछ देशों के संविधान में एक ही पार्टी का प्रभुत्व है, एक ही पार्टी को मान्यता दी गई है, ठीक है ना, एक पार्टी वाले देश। यानी मैं उन देशों के नाम यहाँ पे बता रहा हूँ जिनके देशों में सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी बनाई जाना जरूरी है। एक ही राजनीतिक पार्टी है, दो पार्टियाँ नहीं बन सकती है, दूसरी पार्टी बनाना गैर कानूनी, क्योंकि संविधान ने एक ही पार्टी को महत्व दिया है। तो यहाँ पर बताओ, चीन, क्यूबा और सीरिया। चीन, क्यूबा और सीरिया ये वो देश हैं जिनके संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को मान्यता दी है, वही पार्टी हर बार क्षेत्र चुनाव में, उसके अंडर में छोटी मोटी पार्टियाँ होगी लेकिन एक ही दल की पार्टी, एक ही दल यहाँ पर मान्यता प्राप्त है, संवैधानिक मान्यता। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब मैं उन देशों के नाम यहाँ पे बताने वाला हूँ जहाँ पर कुछ समय के लिए एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा था, एक पार्टी का प्रभुत्व। लेकिन क्यों? क्योंकि सैन्य बल पर, लोकतंत्र बल पर नहीं, सैन्य बल पर एक ही पार्टी का राज था। उन दलों की अगर मैं आपको बताऊं तो म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया। म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया ये वो देश थे जिनमें एक ही पार्टी के प्रभुत्व का रहा था। इसके अलावा अब मैं कुछ देशों के यहाँ पे नाम बता रहा हूँ जो भारत की प्रकृति के जैसे थे, यानी एक लोकतंत्र ही था लेकिन एक दल ने अपना पूरा प्रभुत्व है वो वहां पर स्थापित किया था, एक पार्टी का प्रभुत्व, लेकिन कैसे? लोकतंत्र के अंतर्गत ही। तो यहाँ पर जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल बताऊँ जिसको याद रखिएगा, मैक्सिको, कोरिया और ताइवान। मैक्सिको, कोरिया और ताइवान, तो ये वो देश हैं जहाँ पर एक ही पार्टी का प्रभुत्व था। तो इसका मतलब भारत पहला देश नहीं था यहाँ पर, भारत इंडिया में या भारत वर्ल्ड में ये पहला ही देश नहीं था यहाँ पे जहाँ पर एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा था। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत भले ही न रहा हो लेकिन भारत में भी एक ऐसा दौर आया था जब एक ही पार्टी के प्रभुत्व का दौर रहा था। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये तो जनरली आपको ऐसे बताया है कि आपको इसका नॉलेज रहे। अब प्रभुत्व की प्रकृति देख रहे हैं कि कांग्रेस का नेचर क्या था। कहते हैं ना कि फलाना व्यक्ति तो भाई ऐसा है, उसका स्वभाव वैसा है, इसका जैसे कि मान लीजिए कोई रमेश है या कोई फलाना है व्यक्ति है कि भाई हाँ रमेश है कि उसका तो स्वभाव ही ऐसा है इसलिए तो वो हर बार फेल होता है। या कहेंगे हाँ भाई फलाना व्यक्ति, हाँ इसका नेचर बहुत बढ़िया है, बहुत सिस्टमेटिक है, शांत स्वभाव है, पढ़ता है, उसका नेचर बढ़िया इसलिए वो फर्स्ट आता है, इसका नेचर खराब है इसलिए फेल हो रहा है। तो इसी तरह से अब हम कांग्रेस के प्रभुत्व का नेचर देख रहे, कैसे प्रभुत्व जमा रहा। तो कांग्रेस के नेचर की बात करें, ओके। तो शुरुआत में जैसे अगर बताऊं तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28
1885 को हुई थी और ये हुई थी, उसमें बम्बई मुंबई अलग अलग कहा जाता था। और तेजपाल गोकुलदास ये मतलब एक संस्कृत विश्वविद्यालय था महाराष्ट्र के अंतर्गत, तो वहाँ से कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। और पहले ही जब हुई थी उस समय इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिए क्योंकि काफ़ी बार ये आते रहते हैं प्रश्न, इसलिए इसका आपको याद होना चाहिए, बनर्जी। अब यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट है, अपना सिर्फ डेट याद रखना कि कांग्रेस कितनी पुरानी है, कांग्रेस कितनी पुरानी है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के इस प्रभुत्व का राज क्या है, कुछ एक पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा, उस पॉइंट को आप लिखते जाइएगा। सबसे पहले आज़ादी की विरासत प्राप्त होना, आज़ादी की विरासत मिलना, यानी इसके बुजुर्गों ने भारत की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया था वो कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के किया था। तो 1885 से लेकर 1946 तक इनकी पार्टी के काफ़ी नामचीन नेता हुए जिन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी उपलब्धियां की और ये पार्टी हर जगह पहुंच चुकी थी, देश के हर कोने पे। तो इस तरह से ये पार्टी प्रभावशाली थी क्योंकि इस आज़ादी के समक्ष यानी आज़ादी के समय इसके प्रभुत्व नेता थे वो शामिल थे, उन्होंने काम अच्छा किया था। उसके अलावा देखा जाए तो आपको पता होगा स्वाधीनता संग्राम की विरासत ये कह सकते हैं। ये वही हुआ, पहला पॉइंट ही है, बट यहाँ पर यही कहेंगे स्वाधीनता संग्राम यानी राष्ट्रीय आंदोलन। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन में जिस प्रकार से कांग्रेस ने भूमिका निभाई वो काबिले तारीफ थी और यही आने वाले समय में इनकी मेहनत का फल उनको मिला। इसके अलावा बात करें तो दूसरा कांग्रेस के अव्वल नेता ही इसके चुनाव में उम्मीदवार बने। क्या बने? उम्मीदवार। ओके, यानी दूसरा क्या कि कांग्रेस की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा कांग्रेस के नेताओं को बाद में मिला, यानी आज़ादी से पहले इनकी जो मेहनत थी वो बाद में बहुत ज़्यादा रंग लाई। जो पॉपुलर नेता थे जैसे नेहरू जी, आज़ादी के बाद नेहरू जी ही कांग्रेस के एक चेहरे बने और ये पॉपुलर थे और इन्हीं के दम पर कांग्रेस ने अपने चुनाव जीते। तो इस तरह से कांग्रेस थी वह अपनी सफलता का राज यहाँ से भी मिलता है। इसके अलावा बात करें तो ये पहले से एक सुसंगठित पार्टी थी और इसकी रणनीति काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। इस तरह से देखा जाए तो एक अव्वल एवं इकलौती पार्टी थी। आज़ादी के समय कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, कोई पार्टी या किसी जगह नाम पहचानी नहीं जाती थी, तो ये एक पार्टी पॉपुलर थी। इसे इकलौती, मार्केट में एक ही प्रोडक्ट हो तो लोग उसको लेंगे, तो यही हुआ। कांग्रेस वैसे भी नामचीन थी और उस समय हर जगह पहचानी पार्टी थी कांग्रेस, तो एक ही जगह इकलौती पार्टी नाम पहचानी पार्टी थी, तो उसको सरकार में आने का मौका मिला और ज़बरदस्त सफलता भी प्राप्त की। इसके अलावा देखा जाए तो ये पार्टी पहले से सुसंगठित पार्टी थी, यानी पहले से ही पार्टी व्यवस्थित बनी हुई थी, तो ये पार्टी आने वाले चुनाव में इसको बड़ा फ़ायदा मिला और ये पार्टी आज़ादी की मेहनत का नतीजा था कि ये पार्टी आने वाले चुनाव में अपने स्तर पर हर जगह सबको लेकर चलने वाली पार्टी थी। तो इसके लिए और लिखें मिल जुल कर चलने वाली, यानी एक ऐसी पार्टी थी जिसमें हर प्रकार के, हर वर्ग के, हर कैटेगरी के लोग शामिल थे। तो इसका मतलब ये पहले से प्रभुत्वशाली और मेलजोल वाली पार्टी थी। इस वजह से आज़ादी की अगुवा रही इस पार्टी को सरकार में आने का मौका मिला। ओके, तो ये चीज़ें आप समझ गए हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी क्यों इस पार्टी का प्रभुत्व रहा, क्योंकि आज़ादी की विरासत इसे मिली थी, इस वजह से। अब इसके आगे वाला जो बचा है, यानी अपने इस पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट दल हैं, उस दल को हम देखेंगे शॉर्ट नोट्स में। कुछ बची हुई कांग्रेस की सामाजिक गठबंधन की नीति की कुछ चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपको इस तरह की क्लासेस के लिए रहना है अपडेट, तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।